हाय गाइस, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष भारतीय संविधान के कलेवर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके पहले हमने आपके समक्ष जो है अमेरिका के संविधान का एक वीडियो दिया था, तो आशा करता हूँ उसको आपने देखा होगा। आज हम आपके समक्ष भारत के संविधान को देखेंगे और इसका हम खाली एक परिचय याद देंगे आपको। इसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे इसके भाग पर होंगे, जैसे जो है फंडामेंटल राइट्स है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर नागरिकता है, और भी जितने जो है भाग हैं उनका वीडियो हम आपको देंगे, ठीक है। एक बात और कि इसका हम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट करा के रख लीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब बात आती है कि संविधान है क्या। तो इसकी बात करने से पहले हम यह थोड़ा बता दें कि एक मनुष्य जो होता है, जैसे आप हैं, तो हर एक मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह किस व्यवस्था में रहता है और उस व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया जाता है। हर एक पढ़े लिखे और ना भी पढ़ा हो, शिक्षित कह सकते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वह जिस व्यवस्था में रहता है वह व्यवस्था किस प्रकार की है और वह कैसे चलाया जाता है। और अगर आप पढ़ाई के फील्ड में आए हैं तो आपको तो और जानना चाहिए कि भाई आप जिस व्यवस्था में रहते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है, नियम क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, ये आपको जानना चाहिए। अगर आप पढ़ लिख कर भी ये चीज़ें ना जान पाएँ, जिस व्यवस्था में आप रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ना जान पाएँ, तो फिर आपके पढ़ने का क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं। इसलिए आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। आप खाली एक प्रकार से डिग्री वाली पढ़ाई मत करिए, आप उस हिसाब से पढ़ाई करिए कि आपके पास वो नॉलेज हो कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएँ, आप अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लें, अपने को डेवलप करने के लिए तरीके मतलब चुन लें या फिर खोज लें, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके समक्ष जो है भारत के संविधान को लेकर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान क्या है। देखिए 3 चीज़ें यहाँ हम देखेंगे कि क्या है, क्यों आवश्यक है, वाई, और यह देखेंगे कि अगर संविधान नहीं होगा किसी देश में तो वहाँ क्या होगा फिर, ठीक है। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। आप यह नोट कर लीजिए क्या है, ठीक है। तो क्या है की बात करें तो क्या है का मतलब यहाँ संविधान क्या है, ठीक है। तो उन प्रावधानों का संग्रह जिससे किसी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है उसे हम संविधान कहेंगे, ठीक है। उन प्रावधानों का संग्रह जिससे किसी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो हम यह देखते हैं इसमें कि उन प्रावधानों का संग्रह क्या है। हम आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा सा फैमिली मतलब कि पारिवारिक संस्था को समझाने का प्रयास करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बचपन से ही परिवार में ही पलता बढ़ता है तो परिवार से आप परिचित है बहुत ही अच्छे से, उसको उसके हिसाब से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे तो आप, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। जैसे परिवार होता है, एक जो फैमिली होती है, तो फैमिली में क्या होता है, फैमिली में एक प्रकार सा नियम सा बना होता है कि भाई जो पिताजी होंगे, पिताजी का कार्य क्या होगा, माताजी का कार्य क्या होगा, भैया का क्या होगा, या फिर सिस्टर का क्या होगा। इस प्रकार के कुछ कार्य या फिर नियम जो है होते हैं। हालांकि उन नियमों का हम कहीं लिखा नहीं होता, परिवार का कोई संविधान नहीं होता कि परिवार में हर एक परिवार अपना अपना संविधान लिख के रखा है, ठीक है। वो पर्सनल उनका व्यू है परिवार का, वो लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे, बात अलग है। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल ऐसा होता नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये नियम होते हैं, जैसे कि भाई पिताजी का कार्य क्या होगा, परिवार का संरक्षण करना होगा, मम्मी का कार्य मतलब कि संरक्षण भी होगा, और जो भी कार्य होगा भाई का कार्य ये होगा, बहन का कार्य वो होगा। इस तरह के कार्य जो है एक प्रकार से पैरामीटर्स होते हैं, यह लिखा नहीं जाता कहीं। अगर यह नियम या फिर यह रूल ना हो परिवार में, जैसे पिता का कार्य जो पिता वाला है, अगर पिता के कार्यों कर्तव्यों से विमुख होकर बेटे जैसा बर्ताव करने लगे और बेटा पिता के जैसा बर्ताव करने लगे, तो उस परिवार में फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, एक प्रकार से असंतुष्टि, मतभेद उत्पन्न होंगे, और वह एक प्रकार से अराजकता का केंद्र बन जाएगा। वह फिर परिवार नहीं रह जाएगा। जो एक आदर्श परिवार की कल्पना आप करते हैं कि ऐसा परिवार हो जिसमें हर एक व्यक्ति जो है
समन्वित सहयोग के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, वहाँ ऐसा होगा ही नहीं अगर कोई अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा तो। उसी प्रकार जो है नियम रेगुलेशंस या रूल आवश्यक होते हैं, इसीलिए कि वहाँ किसी प्रकार की अराजकता जैसी स्थिति ना हो। इसीलिए फैमिली में क्या होता है कि हर एक का पैरामीटर से जो है निर्धारित हो जाता है कि भाई इनका कार्य ये है, इनका कार्य ये है। वह नियम क्या होता है, लिखे नहीं होते। जबकि क्यों नहीं लिखे होते, क्योंकि बहुत छोटी इकाई होती है परिवार, जानते हैं आप। वहाँ बहुत ऐसे नहीं है कि आप लिख कर रखेंगे इस चीज़ को, ऐसा नहीं होता वो एक। और दूसरी बात ये होती है कि वहाँ भावात्मक जुड़ाव होता है, वहाँ कोई इंटरेस्ट बेस आप नहीं जुड़े होते हैं परिवार से। परिवार एक जन्म सिद्ध आपका अधिकार है। परिवार, आप परिवार में ही जन्म लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप लिख कर रखेंगे किसी चीज़ को, ठीक है। जबकि अगर आप परिवार से हट के थोड़ा समाज में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, समाज में आपको चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी कि ये समाज में इनका कर्तव्य ये है, इनका ये है, इनका ये है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें समाज परिवार से बड़ी संस्था है, तो उसमें क्या होता है, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। कोई रूल को फॉलो ही नहीं कर सकता, तो क्या होता है कि हम भाई लिख लें, अगर वो भूल जाए इस रूल को तो उसको दिखा दे कि हाँ ऐसा लिखा है बेटा, ऐसा कार्य करो, नहीं तो समझ लो कि तुमको दंडित किया जाएगा। इस तरह की बात होती है। उसी प्रकार जो देश होता है जो राज्य होता है वह बहुत बड़ी इकाई होती है। उस देश में कई सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। उस जनसंख्या को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं। तो जैसे हम एक पेपर लिए, एक कॉपी लिए, और कॉपी पे क्या किए, कॉपी में हम ऐसे लिख लिए, मान लीजिए कॉपी है और कॉपी पे हम लिख दिए कि भारत संघों का राज्य होगा, यहाँ नागरिक ये होंगे, नागरिकों को ये अधिकार दिया जाएगा, राज्य का कर्तव्य ये होगा, राज्य का स्वरूप इस प्रकार का होगा, सेंट्रल और स्टेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी। इस तरह के नियम हम लिख लिए। और यह नियम और ये जो प्रपत्र तैयार हुआ जो आप देख रहे हैं, यही इसी को हम संविधान कहेंगे, ठीक है। तो अर्थात उन प्रावधानों का संग्रह, अर्थात ये जो हम प्रावधान नियम बना लिए, अब इसी के पैरामीटर्स के आधार पर हम जो है अपने देश की व्यवस्था को चलाएंगे। तो आप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि उन प्रावधानों का संग्रह, प्रावधान का नियम है, उनका हम संकलन कर लिए एक पेपर पर ऐसे हम कर लिए, और इसी का नाम हम संविधान दे देते हैं। यही संविधान है। तो जिससे भारत का संविधान है, तो ये ऐसे पेपर में मतलब कि बुक है, एक प्रकार से लिखा गया है कि यहाँ कैसे नियम होंगे, कैसे रूल होंगे, कौन किसका क्या कर्तव्य होगा, ऐसे सारी चीज़ें लिख दी गई है। इसी का नाम हम संविधान देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा संविधान क्या है। अब क्यों है, क्यों आवश्यक है, इसकी जब हम बात करें तो आवश्यक इसलिए है कि संविधान नहीं होगा, रूल नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे, तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी, कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा, सब एक दूसरे को प्रताड़ित करेंगे, है ना। ऐसी स्थिति हो जाएगी। जैसे परिवार में अगर रूल नियम ना हो तो क्या होगा, मतलब कि एक जैसे बेटा पिता के जैसे बर्ताव करने लगे, पिता का बर्ताव ऐसा हो जाए कि बेटा से भी गंदा हो जाए, तो क्या वो परिवार चल पाएगा अच्छे से, उसे अब परिवार कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते। उसी प्रकार एक देश को हम आदर्श देश तभी कहेंगे जब वहाँ के नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करते हो, उस नियम पे चलते हो जो वो जिस नियम को बनाया गया है उस देश में, ठीक है। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि शांति और सुख शांति बनी रहे उस देश में, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा जरूरी क्यों है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो अव्यवस्था होगी, काट मार लूट काट मार ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, मत्स्य न्याय हो जाएगा, एक मतलब एक प्रकार से जंगल राज्य हो जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो जरूरी इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि संविधान है क्या, जरूरी क्यों है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है सिद्धांत और यहाँ राज्य व्यवस्था के आगे लिखा है व्यवहार, ठीक है। तो संविधान देखिए, संविधान क्या होता है, हम भाई एक जैसे हम बताए कि ऐसे ऐसे लिख लिए ठीक है, सॉरी, इसको ऐसे लिख लिए। अब इसका प्रयोग जो करेंगे उसे हम राज्य व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। अब और समझिए थोड़ा, संविधान का व्यवहारिक प्रयोग ही राज्य व्यवस्था है, यानी कि अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम व्यवहार प्रैक्टिकल कहते हैं। अब राज्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल होता है, राज्य व्यवस्था में शामिल है, राज्य व्यवस्था के लिए शब्द पॉलिटी चलता है, आप इसको याद रखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स भी कई लोग तो पॉलिटिक्स को पॉलिटी ऐसे कह देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब राज्य व्यवस्था में शामिल क्या है,
राज्य व्यवस्था में शामिल है संसद के कानून, यानी कि जो संसद कानून पास करती है, पारित करती है। जैसे आप जानते हैं अभी कृषि कानून जो पारित हुआ है तो उस पर बहुत विवाद भी हो रहा है। तो ये क्या है, ये राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, ठीक है। न्यायालय का निर्णय, अब न्यायालय का निर्णय जैसे बहुत ही विवाद चल रहा है, तो जो न्यायालय निर्णय देगी आगे चल के वह क्या होगा, राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक होगा। और संस्थाएं, तो संस्थाएं हमने लिखा इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं, जहां संस्थाओं में संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है संविधान में उसे लिखा गया है। संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है कि भारत में चुनाव आयोग होगा, इस प्रकार की बात, ठीक है। असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो होती है जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं होता, इसे नक्सलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने नक्सलाइट्स लिख के रखा है। जो नक्सलाइट्स होते हैं, है ना, वो संविधान विरोधी होते हैं, उन्हें संविधान चाहिए ही नहीं, राज्य ही नहीं चाहिए, राज्य विहीन समाज चाहते हैं वो, ठीक है। एवं गैर संवैधानिक ये संस्थाओं के नाम है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जाम्पल हमने लिखा नीति आयोग, मतलब कि संविधान से, संविधान में इनका वर्णन नहीं है लेकिन फिर भी ये संविधान के कार्यों का, प्रावधानों का क्रियान्वयन करते हैं ये संस्थाएं, तो इन्हें हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इस जो लेक्चर का मोटो है वो संविधान का है, ठीक है, राज्य व्यवस्था नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। राज्य व्यवस्था हम आपको नहीं बताने वाले हैं क्योंकि हम आपको संविधान खाली बताने वाले हैं, ठीक है। उसके आगे है राजनीति। अब राजनीति को आप समझिए थोड़ा, पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन हमने देखा कि यह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने का सिद्धांत व व्यवहार है। यह अन्य व्यक्तियों, मतलब कि आप जैसे राजनीति करेंगे तो दूसरे व्यक्तियों को आप प्रभावित करेंगे, किस लिए, अपना काम निकालने के लिए, वो राजनीति है, ठीक है। राजनीति में एक समुदाय के भीतर एक कम्युनिटी है कोई, उसके भीतर क्या होता है, अथॉरिटी, मतलब सत्ता व संसाधन का वितरण एवं वे निर्णय जो समूह के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करें का समावेश होता है। अर्थात एक समुदाय के भीतर सत्ता का प्रयोग होगा। अब देखिए इसको आप लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक, तानाशाही व्यवस्था, तीनों व्यवस्थाओं में लगाकर चेक करिए कि ये राजनीति की उपयुक्त परिभाषा है कि नहीं, तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही सटीक परिभाषा है। क्योंकि जब डेमोक्रेसी होती है तो उसमें भी समुदाय होते हैं, समुदाय के भीतर सत्ता का प्रयोग किया जाता है, जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसे, इनका वितरण होता है, और वे निर्णय, डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब कि सरकार निर्णय लेती है ना, तो वे निर्णय जो समूह के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करें का समावेश होता है। तो जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं ना, भाई सभी सभी समूह, जो सभी समूह के व्यक्ति होते हैं वो सब प्रभावित होते हैं, तो ये राजनीति होता है। तो राजनीति का बेसिक सा डेफिनेशन यही था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और हमने आपको बताया क्योंकि आज हम खांसी खाली, आज हमारा जो मेन मोटो है संविधान को बताना है, ठीक है। राज्य व्यवस्था हम आपको बता नहीं रहे हैं और ना ही आपको हम पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आपको खाली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। आप यह ध्यान रखिए, मतलब सिद्धांत वाला पक्ष, ठीक है। हमने संविधान का जो व्याख्या किया गया किस प्रकार का रखा गया है, तो संविधान को देखो, संविधान को की जो व्याख्या की गई है, संविधान को भागों को अध्याय में, अध्याय का अनुच्छेद में, और अनुच्छेद को परंतुक यानी क्लास में, और परंतुक को उप परंतुक में डिवाइड किया गया है। मतलब कि जैसे हम कह दें कि भाई कोई हम मतलब कि पुस्तक लिख रहे हैं तो उसमें कितने चैप्टर्स होंगे, कितने पार्ट्स होंगे, इसकी बात करता है। तो संविधान में 22 भाग मूल रूप से थे, अब जानते हैं अब 25 हो गए हैं, ठीक है। अध्याय, तो भागों को अध्यायों में बांटा गया है, अध्यायों को अनुच्छेद में, जैसे आप जानते हैं अनुच्छेद 19, 22, 12 कुछ भी, ठीक है। तो ये अनुच्छेद हुए। अनुच्छेदों को परंतुक में, तो जैसे आप जानते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 है तो इसमें परंतुक है कि एक, ठीक है, ये परंतुक हुआ, यानी कि क्लॉज, यानी कि अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1, ठीक है। और उप परंतुक अर्थात अनुच्छेद जैसे 19 का क्लास 1 है, तो अगर हम कहते हैं अनुच्छेद 19 का क्लास 1 का सब क्लास ए, तो ये क्या होगा, उप परंतुक। इस प्रकार डिवीजन किया गया है संविधान का,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संविधान की व्याख्या जो किया गया है, निर्वचन जो किया गया है, वो भागों में भाग क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जैसे भाग 1 है तो भाग में 1 रख दिया कि भाई भारत में कितने राज्य होंगे उसके बारे में वर्णित कर दिए। भाग 2 में नागरिकता के संबंध में, मतलब किसी विशेष क्षेत्र के से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं एक भाग में रख दिए गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की जब बात करें, मूल अधिकार की, तो भाग 3 में रख दिया गया कि भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को रखा जाएगा। तो भाग बनाने का बेसिक सा मतलब यही था कि जो भी कार्य हैं मिक्स ना होने पाए, अब सबको अलग अलग थोड़ा रख दो तो समझने में आसानी हो। इस प्रकार जो है भाग बनाए गए और भागों को अध्यायों में बांटा गया। जैसे आप भाग 5 पढ़ेंगे जब, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है और यूनियन गवर्नमेंट में 5 अध्याय फिर है। पहला कार्यपालिका है, फिर आपका संसद के बारे में ठीक है, सॉरी। अभी हम जब भागों की जो है व्यवस्थित एनालिसिस करेंगे तो आप उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो भागों में बांटा गया, भागों को अध्यायों में, और अध्यायों को बांटा गया भाई। जैसे भाग 5 का अध्याय 1 है कि कार्यपालिका, ठीक है। और कार्यपालिका क्या करता है कि 52 से लेकर, ये कहता है कि 52 से 78 तक जो है कार्यपालिका का कार्य होगा। तो जो अध्याय 1 है उसको हमने अनुच्छेदों में बांट दिया, और इन अनुच्छेदों में भी जो है क्या किया गया है कि जैसे 19 आर्टिकल 19 का हम एग्जाम्पल लिए थे, उसी को आप समझ लीजिए कि एक, और फिर एक को भी जो है 19(1) एक, ये फिर ऐसे करके बांटा गया है, ठीक है। तो आप ये समझिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉरी, अनुसूची को देख लेते हैं क्या होती है। अनुच्छेद और अनुसूची दो चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं, ठीक है। संविधान में डाली गई विषयों की वह सूची जो संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या करती है अनुसूची कहलाती है, ठीक है। जैसे जो अनुच्छेद डाले गए हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका व्याख्या किया जाना चाहिए। जैसे डाल दिया गया कि भाई भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अब कितने राज्य होंगे इसका वर्णन तो हम संविधान में ही नहीं कर सकते ना भाई, मतलब कि अनुच्छेदों में ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि अलग से एक अनुसूची बना दिए हैं कि भाई जो बड़े अनुच्छेद होंगे उनको व्याख्यायित करने के लिए हम अलग एक शेड्यूल बनाते हैं, उनका व्याख्या इसमें हम कर देंगे। इस तरह की जो है व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब हम संविधान के भागों को देख लेते हैं। देखिए मूल जो संविधान में थे वो 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 12 हो गई हैं, और मूल जो संविधान में भाग थे वो थे 22, और अब बढ़ के 25 हो गए हैं। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो अब आपको 450 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। संविधान के भाग, पहला में देखिए हमने सारे भागों का एक डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिए हैं, लेकिन सारे भागों को हमने यहाँ लिख दिया है। भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है, और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक। यहाँ जो 5 ये सब लिखा गया है अनुच्छेदों की संख्या है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भाग 1 क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। भाग 2 है जिसे हम नागरिकता कहते हैं, यह भाग जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक बात करता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, भाग 3 आता है फंडामेंटल राइट्स, और यह 12 से 35 तक अनुच्छेदों में इसकी बात की गई, मूल अधिकार, ठीक है। उसके बाद भाग 4 है, भाग 4 का नाम है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, और इसे अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, DPSP शॉर्ट में इसे कह देते हैं। यह 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 4A है, ठीक है। यह है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 51 यानी कि अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद भाग 5 है संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक जो है संघ सरकार का वर्णन किया गया है। इसमें 5 अध्याय हैं। तो अध्याय 1 है कार्यपालिका, हमने बताया था भागों को अध्यायों में बांटा गया है, अध्यायों को अनुच्छेदों में, और अनुच्छेदों को क्लॉज में, और क्लास को सब क्लास में, ठीक है। उसके बाद अध्याय 2 है संसद, 79 से 122 अनुच्छेदों की
चर्चा इसमें की गई है। अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो 123 अनुच्छेद में है। और भाग 4 है संघ की न्यायपालिका, 124 से 147 तक। उसके बाद है अध्याय 5, जिसका नाम है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो 148 से 151 अनुच्छेदों में बांटा गया है। ठीक है। उसके बाद राज्य सरकारें हैं, तो राज्य सरकारों को जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 152 से लेकर 237 अनुच्छेद में ये रखा गया है। ठीक है। अध्याय 1 साधारण। दूसरा है अध्याय 2 कार्यपालिका, यानी कि राज्य की कार्यपालिका। तीसरा है राज्य का विधानमंडल। आप अनुच्छेद देखते चलिए। उसके बाद है 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, जिस प्रकार राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ थे उसी प्रकार राज्यपाल की। राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। जो कचहरी वगैरह होते हैं उसकी बात कही गई है। उसके बाद है 7 भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा निरस्त, इसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। कब किया गया अभी हम लिख के रखे हैं, उसको बता रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो ये आप देखिए। उसके बाद पंचायतें, जो इलेक्शंस होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, उसकी बात कही गई भाग 9 में। और भाग 9 का नगर पालिकाएं से संबंधित है। भाग 9 का सहकारी समितियां का वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद भाग 10 है, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में, तो जो 244 से लेकर 244 का तक वर्णन है। ठीक है। उसके बाद भाग 11 है, जिसका नाम है संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है। तो ये 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेदों में रखा गया इसको। अध्याय 1 है, इसमें विधायी संबंध, और दूसरा है प्रशासनिक संबंध। ठीक है। तो ये अनुच्छेद भी आप याद में रखेंगे। उसके बाद भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। ये 264 से लेकर 300 का तक है। ठीक है। अध्याय 1 है वित्त, दूसरा है सॉरी ऋण लेना, तीसरा है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, और चौथा है संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार जो था पहले मूल अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो 300 का के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। भाग 13 है भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307 तक अनुच्छेदों में इसको रखा गया है। उसके बाद भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक। उसके बाद है अध्याय 1, मतलब कि इसमें अध्याय 1 है सेवाएं, मतलब कि जो सर्विसेज होती हैं, और लोक सेवा आयोग की बात की गई है, मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है। तो IAS PCS के जो एग्जाम्स होते हैं, इसी पैरामीटर इसी अध्याय में लिखा गया है, भाग में। भाग 14 का है अधिकरण। ठीक है। तो अनुच्छेद आप देखिए चलिए। भाग 15 है निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन से संबंधित है। भाग 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, तो जैसे SC ST हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। आगे है राजभाषा, यानी कि राजभाषा क्या होगी, और न्यायालय में कौन भाषा प्रयोग की जाएगी, संसद में कौन प्रयोग की जाएगी, ये सारी बातें इसमें लिखा गया है। उसके बाद है आपात उपबंध, भाग 18 में, ये 352 से लेकर 360 तक इसमें वर्णित है। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि आप जानते हैं, लगाया गया एक बार इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद भाग 19 है प्रकीर्ण, अनुच्छेद इतने में। उसके बाद संविधान का संशोधन है, भाग 20 में, 368 अनुच्छेद है। ठीक है। उसके बाद अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, ये इतने अनुच्छेद में है, यानी कि 369 से 392 तक। उसके बाद भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 95 तक। अब देखिए यहाँ आपको भाग 22 ही दिख रहे हैं, और हमने बताया आपको 25 भाग है, तो तीन भाग कहाँ हैं फिर? 3 भाग यहाँ है। अब देखिए थोड़ा, ये जो कहता है 14 का, तो ये एक भाग हुआ। ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको पंचायतें में 2 भाग दिखेंगे ज़्यादा एक्स्ट्रा, ये और ये, तो यही भाग मिलके 25 हो जाते हैं। ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ये हमने नोट किया है कुछ, तो इसको भी थोड़ा हम बता देते हैं, फिर इसको हम समाप्त करते हैं। नोट किए हैं कि भाग 6, जो भाग हम कहते हैं निरसन हो गया है, वो वाली बात है। भाग 6 खंड मतलब कि भाग 6 का
जो खंड ख था राज्यों से संबंधित जो था उसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। दूसरी ओर भाग 4 का और भाग 16 का दोनों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है, जबकि भाग 9 का समावेश 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है तथा भाग 9 खा 97 संशोधन 2011 के द्वारा किया गया है। जो सहकारी समितियां की बात की गई है वो जो है आपको 2011 में किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, हमने आपको बहुत ही ब्रीफ समझाने की कोशिश की, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा हम स्ट्रक्चर एक रेडी कर लिया कि क्या क्या है भागों में और कैसे हम पढ़ेंगे और इसमें कि कैसे कैसे बांटा गया है और इसमें संविधान, राज्य व्यवस्था और पॉलिटिक्स में क्या बेसिक्स अंतर है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है इसके भाग पर हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे रेगुलरिटी के साथ, ठीक है। धन्यवाद।